पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने विसंदेशिकता, समदेशिकता और क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर और क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। और आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। देखो क्रिस्टल जालक क्या होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस पढ़े थे हमने, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों को त्रिविम व्यवस्था के रूप में दर्शाएं, 3D के रूप में त्रिविम व्यवस्था। जब क्रिस्टलीय ठोसों को त्रिविम व्यवस्था के रूप में दर्शाया जाता है तो उसमें जो कण होते हैं यानी अवयवी कण, अवयवी कणों को हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। अवयवी कणों को किसके द्वारा दर्शाते हैं? बिंदुओं के द्वारा। और उनसे जो ये त्रिविम संरचना का निर्माण होता है इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। कैसे देखो, देखो कण जो रियलिटी होता है वो इस तरह से होता है। इसके ऊपर अब बताओ, इस संरचना को दर्शाना अजीब लगता है, सुसंगत रूप से ये डायग्राम नहीं बन पाता। तो क्या करते हैं हम, ये जो कण हैं इनको हम किसके रूप में ले लेते हैं? बिंदु के रूप में। पूरे गोले को न दर्शा करके इस तरह से बिंदु दर्शाते हैं। तो ये जो संरचना बनी है यही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसको कहेंगे? कि क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविम व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। देखो क्रिस्टल जालक का अध्ययन सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था ब्रेव, उसने किया। इसी कारण इसे ब्रेविस जालक या ब्रेव जालक कहते हैं। ब्रेविस भी लिखते हैं और ब्रेव भी, कई बुकों में ब्रेव लिखा हुआ मिलता है, कई में ब्रेविस। इन्हें ब्रेव जालक कहते हैं। ये जो ब्रेव जालक होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। कितने होते हैं? 7 प्रकार के। जैसे घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ये विस्तार से पढ़ाएंगे। अब आगे टॉपिक आएगा इनके बारे में भी। अब तो हम जनरली रूप से क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो क्रिस्टल जालक के है अभिलक्षणों पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? क्रिस्टल जालक के अभिलक्षणों। देखो क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या है कि क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, जालक के अभिलक्षण क्या है? क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। देखो पहला इसका अभिलक्षण क्या मानते हैं कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, जो बिंदु हम दर्शा रहे थे, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। जालक बिंदु कहलाता है। कभी पूछता है जिसे जालक बिंदु किसे कहेंगे, तो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। और थोड़ी सी सुसंगत परिभाषा देना चाहे तो कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अवयवी कण की जो स्थिति है उसी को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। क्योंकि जालक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है। यदि इन जालक बिंदुओं को हम सीधी रेखाओं से मिला दें, सीधी रेखाओं से, तो क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है। क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है। यदि जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिला दिया जाए तो क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है। ठीक है। देखो जालक बिंदु कोई नई चीज नहीं है कि जो जालक बिंदु दर्शा किसको रहा है? क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण को। यानी क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है, और बिंदु किसका? तो कण था, कण को ही बिंदु के द्वारा दर्शाया था। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। अब हम चलेंगे एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका ये मान लो जैसे जो मकान है वो क्या है? क्रिस्टल जालक। और उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो क्या है? एकक कोष्ठिका। इतना अंतर, एकक कोष्ठिका।
एकक कोष्टिका। देखो एकक कोष्टिका हम किसको कहेंगे कि वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जो बार बार जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। एकक कोष्टिका को यूनिट सेल भी बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका भी बोला जाता है। तो एकक कोष्टिका क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई जो बार बार जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका। जिस तरह से हम अभिलक्षण क्रिस्टल जालक के पढ़ रहे थे, उसी तरह से हम एकक कोष्टिका के अभिलक्षण पढ़ेंगे। देखो एकक कोष्टिका के जो अभिलक्षण हैं वो क्या है? देखो एक घन ही होता है एकक कोष्टिका। ये मानो कि एक घन है और कई घन आपस में जुड़े हुए हैं। ये मान लो 4 घनों को नीचे छोड़ दिया और 4 घनों को ऊपर, तो पूरी की पूरी जो संरचना वाली है वो क्या है? क्रिस्टल जालक। और उसका जो एक घन है वो क्या कहलाएगा? एकक कोष्टिका। ये समझो। जो एकक कोष्टिका, देखो आपको पता है घन या घनाभ होता है, उसमें 3 चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसी तरह से इसमें 3 भुजा मान के चलते हैं, ए बी सी। यानी एकक कोष्टिका में 3 भुजाएं ए बी सी होती हैं और 3 कोण अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 कोण होते हैं। अब जो अल्फा कोण होता है वो क्या होता है? देखो अल्फा कोण होता है तो यहां ए को छुपा लो एक बार आप, अल्फा बी और सी के बीच बनेगा। जो अपना बीटा कोण है तो बी को एक बार छुपा दो, ये ए और सी के बीच बनेगा। और जो गामा कोण है वो सी को छुपा दो, ए और बी के बीच बनेगा। यानी एकक कोष्टिका का अभिलक्षण क्या है कि इसकी 3 भुजाएं ए बी सी होती हैं तथा 3 कोण क्या होते हैं? दूसरा अभिलक्षण इसका 3 कोण अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। अल्फा कहां बनता है? ए को हटाओ, बी और सी के बीच बनता है। बीटा किसके बीच में बनता है? बी को हटाओ, ए और सी के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? ए और सी के बीच। गामा है वो ए और बी के बीच बनता है। तो ये 3 कोण एकक कोष्टिका के अभिलक्षण। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एकक कोष्टिका के पैरामीटर लिखिए। क्या क्वेश्चन आता है कि एकक कोष्टिका के पैरामीटर लिखिए। उस टाइम पे भी आपको कोई नई चीज नहीं करनी है। देखो क्या करना उस टाइम। देखो पैरामीटर किसको बोलते हैं कि जिसके द्वारा हम किसी चीज को इंडिकेट कर सकते हैं, यानी उसको दर्शा सकते हैं। दर्शाने के लिए आपको पता भुजा, कोण यही है। तो एकक कोष्टिका के जो पैरामीटर है, किसके पैरामीटर? एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं। ए बी सी, 3 तो भुजा हो गई, 3 कोण हो गए अल्फा, बीटा और गामा। यानी इन कोणों का मान देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सी एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, उसमें इस कोणों का ही पता चलेगा। ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा, यानी ये 6 पैरामीटर हो गए। अब देखो अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या, संकुलन दक्षता, समन्वय संख्या, ये भी क्या है? एकक कोष्टिका के पैरामीटर। कौन है? देखो 6 पैरामीटर हो गए, ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा। अवयवी कणों की संख्या, संकुलन दक्षता और समन्वय संख्या, ये अतिरिक्त पैरामीटर आ गए। मुख्य पैरामीटर तो 6 हैं और 3 अतिरिक्त पैरामीटर, यानी टोटल पैरामीटर कितने हो गए? 9 हो गए। तो आपको क्वेश्चन आए कि एकक कोष्टिका के पैरामीटर। वैसे क्रिस्टल जालक के भी पैरामीटर पूछेगा, वो आगे क्रिस्टल जालक जो ब्रेव जालक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे अलग से आपको।
यहां सिर्फ एकक कोष्टिका के पैरामीटर याद रखने। एकक कोष्टिका के पैरामीटर 3 भुजाओं के रूप में एबीसी, 3 कोणों के रूप में यानी 6 ये हो गए और 3 ये हो गए। अवयवी कणों की संख्या, संकुलन दक्षता, समन्वय संख्या, इनके बारे में भी आगे हम विस्तार से अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। अवयवी कणों की संख्या का भी टॉपिक अलग से है, संकुलन दक्षता का भी है और समन्वय संख्या का भी। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब देखो एकक कोष्टिका के प्रकार लेके चलते हैं। एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक कोष्टिका की परिभाषा पढ़ी, अभिलक्षण पढ़े, फिर उसके पैरामीटर पढ़े और अब एकक कोष्टिका के प्रकार। वैसे देखो दो रूपों में बांटते हैं एकक कोष्टिका को। एक तो होती है आद्य या सरल एकक कोष्टिका और दूसरे प्रकार की जो एकक कोष्टिका होती है वो केंद्रित होती है। फिर केंद्रित को आगे चल करके 3 भागों में बांट दिया जाता है। अब हम 3 को एक साथ और 1 को एक साथ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम सारे चारों एकक कोष्टिकाओं को एक साथ ही पढ़ेंगे। वैसे होती क्या है, एक तो आद्य या सरल एकक कोष्टिका होती है और दूसरे प्रकार की होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती है आगे चल करके, किंतु हम टोटल ही 4 प्रकार ले लेते हैं। 4 प्रकार कैसे लेते हैं देखो। पहली जो एकक कोष्टिका होती है, पहली जो एकक कोष्टिका होती है वो आद्य या सरल घनीय, सरल घनीय, इसको एससीसी भी बोलते हैं या एससीसी एकक कोष्टिका। आद्य या सरल घनीय या एससीसी एकक कोष्टिका। देखो ये किसको कहेंगे कि जब अवयवी कण, यानी इसमें अवयवी कण या जब अवयवी कण, बात एक है कि इसमें जो कण होते हैं अवयवी कण घन के कोनों पर, केवल घन के कोनों पर, घन के कोनों पर स्थित होते हैं और कहीं नहीं होंगे, घन के कोनों पर स्थित होते हैं। इसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि जब अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एससीसी, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। फुल फॉर्म इसकी होती है सरल घनीय, केंद्रित ऐसे बोला जाता है। ये आद्य, सरल घनीय, एससीसी, 3 प्रकार के नाम। देखो संरचना से स्पष्ट हो जाएगा, ये अपना घन है। अगला कह रहा है कि जब अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित हो तो ये कोणे हैं, इनको शीर्ष भी बोला जाता है, शीर्ष केंद्रित होते हैं, ये शीर्ष के केंद्र पर। कि जब अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित हो, जालक बिंदु इसमें किसके हैं, आप कोणों वाले सारे के साथ। और आपको बताया था कि अवयवी कण ही जालक बिंदु होता है। तो कितने अवयवी कण दिख रहे हैं, 8। तो जालक बिंदु कितने हो गए इसमें, 8 जालक बिंदु। दूसरी जो एकक कोष्टिका होती है, आपको पता है 4 प्रकार की, टोटल ये कितने प्रकार की हैं, 4। पहली है आद्य या सरल घनीय या एससीसी एकक कोष्टिका। दूसरे प्रकार की होगी काय या अंत्य, अंत्य, काय या अंत्य केंद्रित, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित या बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यानी दूसरे प्रकार की जो एकक कोष्टिका है वो है काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित या बीसीसी एकक कोष्टिका। इसमें देखो क्या होंगे कि अवयवी कण घन के कोनों पर तो होंगे, कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी एक कण मिलेगा। तो कहें तो क्या कहेंगे कि इसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी स्थित होता है। कोनों पर तो होंगे, साथ में केंद्र पर भी स्थित होता है। किस पर होता है, केंद्र पर भी स्थित होता है। अब देखो इसमें जालक बिंदु आप अनुमान लगाओ, उसमें जालक बिंदु कितने थे, 8 थे। अब कितने जालक बिंदु, 8 तो यहाँ पर हैं, अब एक और जोड़ दिया, कितने हो गए, 9, क्योंकि केंद्र वाला और ज्वाइंट हो जाएगा, यानी 9 जालक बिंदु। तो दूसरे प्रकार की एकक कोष्टिका कौन सी हुई, काय या अंत्य केंद्रित या बीसीसी एकक कोष्टिका। तीसरे प्रकार की जो देखो एकक कोष्टिका है वो कौन सी है, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित
या FCC एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। देखो वो कंडीशन तो रहेगी कि जब अवयवी कण घन के कोनों पर तो होंगे ही, घन के कोनों पर तो होंगे, ये घन के कोनों पर है, घन के कोनों पर, घन के कोनों पर है। इसके साथ साथ कहां होंगे कि सभी फलकों के केंद्र पर, ये फलक, ये फलक, ये फलक, घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं और 6 फलकों के केंद्र पर मिलेंगे, 6 फलकों के केंद्र पर मिल गया। फलक केंद्रित या HCC एकक कोष्टिका के बारे में क्या कहेंगे कि जब अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ, जब अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ क्या हो, सभी फलकों के केंद्र पर स्थित हो, उसे हम कहेंगे फलक केंद्रित या FCC एकक कोष्टिका। चौथे प्रकार की जो एकक कोष्टिका है वो क्या होगी? देखो चौथे प्रकार की जो एकक कोष्टिका, इसमें देखो फलक केंद्रित में आपको जालक बिंदु नहीं बताए, जालक बिंदु 8 तो थे, 6 फलकों के केंद्र पर, 8 + 6 14। देखो इसमें जालक बिंदु 8 + 6 14 जालक बिंदु, जालक बिंदु बताने से पहले मिटा दिया था। तो जालक बिंदु कितने होते हैं फलक केंद्रित में? 14। अब देखो चौथा, अंत्य केंद्रित या अंत्य फलक केंद्रित, अंत्य फलक केंद्रित या अंत्य केंद्रित भी बोलते हैं, यानी इसका नाम होगा एंड FCC। ये कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ भी नहीं जाती कहीं भी, नॉर्मली है ये बस। एकक कोष्टिका, अंत्य फलक केंद्रित या एंड FCC कि जब अवयवी कण घन के कोनों पर तो होंगे, कोनों पर तो सारियों में होंगे, जब अवयवी कण घन के कोनों पर तो होंगे, घन के कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर होंगे। जैसे ये फलक आमने सामने, ये फलक और ये फलक आमने सामने, ये फलक और ये फलक आमने सामने, तो इस फलक पे छोड़ दिया और इस फलक पे छोड़। तो अंत्य फलक केंद्रित क्या होगा कि जब अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी हो, यानी जालक बिंदु कितने हो जाएंगे इसमें? देखो कोने वाले 8 तो रहेंगे और 2 और हो गए 10, यानी इसमें जालक बिंदु 8, इसमें जालक बिंदु कितने थे? 9, इसमें जालक बिंदु 14 और इसमें जालक बिंदु कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, ये अपनी एकक कोष्टिका के प्रकार हुए। आधे या सरल घनीय एकक कोष्टिका जिसको SCC बोलते हैं, कार्य या अंत्य केंद्रित जिसको BCC बोलते हैं, फलक केंद्रित जिसको FCC बोलते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, HCC, BCC और FCC, किंतु जनरली प्रकार टोटल कितने हैं एकक कोष्टिका के? 4। तो 4 प्रकार ले लिए, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला 3 ऊपर वाले इंपॉर्टेंट। इनमें जालक बिंदु याद रख लेना, इसमें जालक बिंदु कितने हैं? 8, इसमें जालक बिंदु 8 + 1 9, इसमें जालक बिंदु 8 + 6 14। ठीक है, ये अपनी एकक कोष्टिका को। अब देखो हमने बताया था आपको कि क्रिस्टल जालक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? ब्रेव ने किया, और ब्रेव ने क्रिस्टल जालक का अध्ययन किया, इसी कारण से हम क्या कहते हैं? ब्रेव जालक कहते हैं। सबसे पहले ब्रेव ने बताया था वो, ये जो ब्रेव जालक होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं और इनमें जो एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं? 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं। तो देखो ब्रेव जालक 7 प्रकार के, अपने को क्या रखना है? 7 जो प्रकार है उनके नाम याद रखने हैं, उनके अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण याद रखने। उदाहरण याद रह सके तो रख लेना, मैं तो उदाहरण भी करवाऊंगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक उठा लेता है, ऐसे पूछता है कि षटकोणीय क्रिस्टल जालक के अक्षीय कोणों के मान लिखिए या अक्षीय लंबाई लिखिए, किंतु कभी कभी अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाई नाम न दे करके ये पूछ लेता है जैसे एकंताक्ष या षटकोणीय
जो क्रिस्टल जालक होता है उसके लिए क्या लिखो, पैरामीटर लिखो। तो वो की वही चीज है, क्योंकि जो तीन भुजा की वो अक्षीय लंबाई है, जो तीन प्रकार के जो कोण हैं वो क्या है, तीन प्रकार के कोण हैं, वो कोण के रूप में हो गए तीन, तीन कोण और तीन भुजा। जो तीन कोण वो अक्षीय कोण और जो तीन भुजाएं हैं वो अक्षीय लंबाई। अब देखो विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में हम, वो सारी चीजें बताएंगे आपको। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जालक कौन सा है, यहां लिख देता हूं कि जालक कौन सा है, जालक, और यहां पर लिख देते हैं हम अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई, और यहां पर लिख देते हैं अक्षीय कोण। वैसे उदाहरण भी बता दूंगा, बोल के बता दूंगा, ठीक है ना। उदाहरण वैसे जनरली नहीं पूछे जाते, फिर भी देख लेना, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इधर ले लो, दिखाई नहीं देगा। यहां पर जालक ले लेता हूं, ये जालक हो गया, यहां पर अक्षीय लंबाई हो जाएगी, यहां पर अक्षीय कोण हो जाएगा, और यहां पर आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में वैसे बोल के बताऊंगा ज्यादातर। देखो पहला जो क्रिस्टल जालक होता है वो घनीय होता है, घनीय क्यूबिक। इसमें देखो जो अक्षीय लंबाई होती है a बराबर b बराबर c, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अक्षीय कोण क्या होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। कि अल्फा बीटा और जो गामा होते हैं उनका मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये किस में पाया जाता है, देखो NaCl होता है, KCl होता है, Ag होता है, Au होता है और Cu, इनमें यानी मुद्रा जो धातु होती है उनमें ये संरचना पाई जाती है, और NaCl और KCl में ये संरचना पाई जाती है। दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। A बराबर B नॉट इक्वल C, कोणों का मान सेम ही होगा, अल्फा बीटा और गामा कितने होते हैं, 90। SnO2 TiO2 CSO4, ये इसके उदाहरण। मेन चीज अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण याद रखना। तीसरा है विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, कोण बराबर होते हैं तीनों, अल्फा बराबर बीटा गामा 90 डिग्री, कितने होते हैं, 90 डिग्री। इसका जो उदाहरण होता है, एक तो सीधा होता है विषम लंबाक्ष सल्फर, माचिस की जो डिब्बी होती है वैसी संरचना होती है इसकी। विषम लंबाक्ष सल्फर KNO3 PSO4, ये इसके उदाहरण। इसके बाद में देखो षटकोणीय, A बराबर B नॉट इक्वल C, भुजाएं होती हैं A बराबर B नॉट इक्वल C, कोण होते हैं अल्फा बीटा होते हैं, देखो अल्फा बराबर है बीटा, वापिस लिख देता हूं इसको, अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री, और गामा जो होता है 120 डिग्री। ये देखो दोबारा इस तरह लिखा गया होगी,
नीचे सारणी छोटी आएगा नहीं। अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री और गामा कितना होता है 120 डिग्री। ये संरचना पाई जाती है अपना, एक तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में संरचना पाई जाती है, ZnOV में संरचना पाई जाती है, CdS, HgS और जो ये तत्व है देखो Zn, Cd और Hg में भी यही संरचना मिलती है। उदाहरण वैसे ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोणी इंपॉर्टेंट है, जनरली तौर पे समझाने के लिए लिख रखा है, ठीक है ना। जो पांचवा है वो है अपना त्रिकोणीय, ले लेते हैं पहले त्रिकोणीय, इसके बाद में आता है एकंताक्ष, फिर होता है तिर्यंताक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय, षटकोणीय तो पढ़ाई दिया, त्रिकोणीय, एकंताक्ष और तिर्यंताक्ष, इन तीनों, इन चारों को मिटा करके मैं इनको तीनों को आगे ला रहा हूं, देखो क्योंकि यहाँ आएगा नहीं। देखो कहां तक पढ़ लिए थे हमने, 4 पढ़ लिए थे। अब देखो 5 में से स्टार्ट करते हैं। पांचवा कौन सा है, देखो षटकोणीय पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणीय। A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं बराबर है, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों कोण भी बराबर हैं किंतु 90 डिग्री के नहीं हैं, बस इतना ही अंतर है कि तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर है किंतु तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं हैं। जैसे अपने CaCO3 में ये संरचना मिलती है, कैल्साइट बोलते हैं इसको, संगमरमर भी बोलते हैं, सिनेबार HgS में ये संरचना पाई जाती है। मरकरी का एस होता है सिनेबार, ठीक है ना, वैसे ये कैल्शियम का माना जाता है, कैल्शियम का लवण होता है, ठीक है। इसके बाद में है छठा है एकंताक्ष, एकंताक्ष, और एकंताक्ष में होता है A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, और कोण क्या होंगे, अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होंगे किंतु बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा किंतु अल्फा और गामा कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसके देखो उदाहरण है, देखो उस तरह से विषम लंबाक्ष पढ़ा था तो उसमें विषम लंबाक्ष सल्फर था, तो यहाँ एक तो उदाहरण हो जाएगा एकंताक्ष सल्फर, एक तो उदाहरण हो गया इसका एकंताक्ष सल्फर, और जो दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा ग्लूबर लवण का Na2SO4 10H2O, ये ग्लूबर लवण का सूत्र है। लास्ट सातवां तिर्यंताक्ष, सबसे अस्थायी होता है, इसकी न तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, न ही तीनों कोण बराबर होते, और न ही 90 डिग्री के होते। देखो तिर्यंताक्ष में क्या होता है, न तो भुजाएं बराबर, न कोण बराबर और न ही कोण 90 डिग्री के। इसका देखो एग्जांपल क्या है, नीलाथोथा, नीलाथोथा का सूत्र होता है COSO4 5H2O। अपना जो बोरिक एसिड है H3BO3, बोरिक एसिड भी इसका। अपना जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 है, वो भी इसी का उदाहरण है। तो बरेख जालक कितने प्रकार के पढ़े हमने, 7 प्रकार के। पहला बरेख जालक कौन सा था, घनीय, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, A बराबर B बराबर C, तीनों कोण बराबर थे और 90 डिग्री के थे। उदाहरण पढ़ा था NaCl, KCl, Ag, Au और Cu, जो मुद्रा धातु थी यानी सिका धातु, वो सारे। दूसरा अपना था द्विसमलंबाक्ष, दूसरा क्या था, द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष में हमने कि A बराबर B तो था किंतु नॉट इक्वल C, किस तरह से आया था, A बराबर B नॉट इक्वल C, ये तो अक्षीय लंबाई थी, अक्षीय कोण थे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, तीनों कोण बराबर और 90 डिग्री के। उदाहरण था SNO2, TiO2, CSO4, ये उदाहरण किसके थे,
द्विसम लंबाक्स। फिर अपना आया विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स में तीनों भुजाएं बराबर भी नहीं थी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण बराबर थे, 90 डिग्री थे। उदाहरण क्या था इसका? इसका वैसे माचिस की डिब्बी जैसी संरचना होती है, एकंताक्ष सल्फर एकंताक्ष का उदाहरण। उसी तरह से विषम लंबाक्स जो है क्रिस्टल विषम लंबाक्स सल्फर किसका उदाहरण है? विषम लंबाक्स। दूसरा जो उदाहरण था KNO3। तीसरे प्रकार का जो उदाहरण था वो BSO4। ठीक है। फिर अपना चौथा था षटकोणीय। षटकोणीय में क्या था कि भुजा क्या थी कि A बराबर B नॉट इक्वल C। कोण क्या थे? अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के थे और गामा 120 डिग्री का था। यह संरचना किस किस में मिली थी? ग्रेफाइट में मिली थी, ZNO में मिली थी, Mg में पाई जाती है, CDS में पाई जाती है, HGS में पाई जाती है, Zn में पाई जाती है, CD में पाई जाती है और Hg में पाई जाती है। कौन सी संरचना? फिर षटकोणीय के बाद में हमने त्रिकोणीय पढ़ा था। त्रिकोणीय देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ। त्रिकोणीय में A बराबर B बराबर C, तीनों कोण भी बराबर हैं किंतु 90 डिग्री के नहीं है। उदाहरण CaCO3 और HGS है। इसमें एकंताक्ष में A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं और बीटा 90 डिग्री का नहीं है। उदाहरण क्या है? एकंताक्ष सल्फर Na2SO4 10H2। ये एकंताक्ष के उदाहरण आ गए। फिर त्रिंताक्ष कि A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, न तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, न तीनों कोण बराबर हैं और न ही 90 डिग्री के। उदाहरण CuSO4 5H2O नीला पोता, ये बोरिक एसिड और ये पोटेशियम है डाइऑक्साइड। देखो षटकोणीय संरचना में जनरली ग्रेफाइट का उदाहरण, ग्रेफाइट और Mg का उदाहरण जनरली लिया जाता है। ठीक है, ये अपने बरीक जाल। ये अपना क्रिस्टल जालक के जनरली रूप से पूरा हुआ। अब देखो वैसे क्रिस्टल जालक पूरा नहीं, क्योंकि इसमें अन्य संरचनाएं भी पाई जाएंगी, निबिड़ संकुलन, संकुलन दक्षता, समन्वय संख्या, वो अलग अलग टॉपिकों में करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक में करने से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हम आपको सिर्फ यहाँ जालक बिंदुओं का योगदान ही बताएंगे सिर्फ। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे, यहाँ जालक बिंदुओं का योगदान, क्योंकि जालक बिंदुओं का जो योगदान है वो एक छोटा सा टॉपिक है। जालक बिंदुओं का योगदान जो एकक कोष्टिकाओं के आधार पर बताऊंगा आपको। जालक बिंदुओं का योगदान, देखो जालक बिंदु का योगदान क्या है। देखो यहां पर हम कणों की स्थिति देख लेते हैं कि कणों की स्थिति, कण कहां कहां है, कणों की स्थिति। यहां एक कण का योगदान, एक कण का योगदान, और यहां सभी कणों का योगदान, माने कुल योगदान, कुल योगदान। देखो कणों की स्थिति एचसीसी पढ़ी थी हमने, बीसीसी पढ़ी थी और एफसीसी पढ़ी थी। उसमें कहां कहां जो कण थे, देखो पहले मैं कणों की कंडीशन, पहले तो एकक कोष्टिकाओं को लेके चल पड़ूं, क्योंकि योगदान का पता जालक बिंदु एकक कोष्टिकाओं में देख रहे थे, तो हम एकक कोष्टिका के बारे में बताएंगे, फिर आपको इनके बारे में आएगा। एकक कोष्टिका हमने एचसीसी पढ़ी थी, यानी एचसीसी में हम कणों की संख्या निकालेंगे, बीसीसी में हम कणों की संख्या निकालेंगे और एफसीसी में हम कणों की संख्या निकालेंगे। जो कणों की संख्या निकलेगी वो तो उसका कुल योगदान होगा, और एक कण का कितना हिस्सा आता है वो एक कण का योगदान आएगा। आपको बताया था कि जो एचसीसी है उसमें अवयवी कण कहां है, घन के कोनों पर स्थित है। वहां अवयवी कण कहां है, घन के कोनों के ऊपर है। अब आपको बताया कि चार घन नीचे और चार घन कहां है, ऊपर है। तो देखो जो स्थिति हम मानेंगे, एक जो कण, जैसे ये मान लो कि चार मकान नीचे बने और चार ऊपर, एक कोने में कोई गोला फोड़ करके यहां मान लो दीवार को रख दिया, तो ये जो गोला है ये कितने मकानों में दिखेगा, 8 में। यानी एक कण का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, 1/8, और टोटल कितने कण हैं, 8। यानी एक कण का योगदान
1/8 और कुल योगदान 1/8 गुणा 8 बराबर 1 कण। यानी जो कण कोण किस पर होगा, शीर्ष पर होगा, यानी शीर्ष केंद्रित होगा, उस एक कण का योगदान तो रहेगा 1/8 और जो कुल योगदान है वो कितना रहेगा 1। किसका, शीर्ष पर। और शीर्ष पर किसमें है, एससीसी में। इसमें दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो शीर्ष का योगदान आ जाता है और एक एससीसी में कणों की संख्या। तो 1/8 गुणा 8 बराबर 1 कण। अब देखो बीसीसी, बीसीसी में आपको पता था कि कोणों पर तो है, केंद्र में हो रहे, तो देखो कोने पर स्थित कण का योगदान यानी शीर्ष केंद्रित कण का योगदान तो 1/8 रहेगा, 1/8 गुणा 8। किंतु केंद्र है, जैसे यहाँ मकान के अंदर हम कोई चीज गोला रख रखा है वो दूसरे मकान में दिखाई नहीं देता है, यानी उसी घन का भाग होता है, तो 1 गुणा 1 यानी टोटल कितने हो गए 2 कण। यानी जो कुल योगदान है वो तो कितना आएगा 2, और जो एक कण का योगदान रहेगा यानी शीर्ष वाले का, अब दो भागों में बढ़ जाएगा, शीर्ष वाले का योगदान 1/8 रहेगा और जो केंद्र वाले का योगदान रहेगा एक कण का योगदान वो कितना रहेगा 1 रहेगा। अब हम चलते हैं एफसीसी पर। देखो एफसीसी में केंद्र पर नहीं होकर के कण होते हैं सभी फलकों के केंद्र। अब देखो कोना 8 घनों को स्पर्श करता है, किंतु देखो फलक देखो, जैसे मान लो ये घन है और ये घन है, फलक हमेशा दो फलक आपस में स्पर्श करेंगे, यानी एक कण का जो योगदान रहेगा वो 1/2 रहेगा फलक का, क्योंकि घन का एक फलक दो घनों को स्पर्श करता है और टोटल फलक कितने होते हैं 6। कोने पर तो इसी में भी है, कोने वाला तो सिस्टम वही रहेगा 1/8 गुणा 8, यानी कोने पर स्थित कण का योगदान शीर्ष केंद्रित का अभी भी 1/8 है, किंतु फलक केंद्रित का एक नई चीज और जुड़ गई, कौन सा हो गया फलक केंद्रित। जो फलक केंद्रित का जो योगदान है वो 1/2, यानी कुल योगदान कितना हो गया 3 + 1 बराबर 4 कण, यानी कुल योगदान मानेंगे वो कितना होगा 4, और जो फलक केंद्रित का योगदान 1/2 और शीर्ष का वापिस कितना आ जाएगा 1/8। अब देखो ये तीन जो एक कोष्ठिकाएं होती हैं एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, इसमें कणों की संख्या तो ऐसे निकाल लेते हैं और अलग से योगदान ऐसे निकाल लेते हैं, किंतु एक आपको और बता रहा हूं सिर्फ कोर केंद्रित, यानी कोर का याद रख लेना 1/4, कोर घन में 12 होती हैं तो 3 आता है, इसका कुल योगदान कितना आता है 3। अलग से भी क्वेश्चन आ लेता है केंद्र पर स्थित कण का योगदान 1, यानी काय केंद्रित, कोने पर स्थित कण का योगदान 1/8, फलक पर स्थित एक कण का योगदान 1/2, कोर पर स्थित एक कण का योगदान 1/4 और कुल योगदान 1, कोने का 1 आ जाएगा, फलक का 3 आ जाएगा, कोर का भी 3 आएगा और केंद्र का 1 आएगा, यानी कोने और केंद्र का 1-1 और फलक का और कोर का कितना आएगा 3। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन। आज का टॉपिक पूरा हुआ।